नमस्कार। कभी सोचा है ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये कितना पुराना है? बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं लगभग 13.6 अरब साल पहले की। जी हाँ, एक महाविस्फोट से। और फिर सब कुछ। बिल्कुल। तो आज हम इसी कमाल की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, हमारा अपना सौर मंडल कैसे बना, हमारे पास कुछ खास ज्योग्राफी कॉस्मोस के नोट्स हैं, है ना? जी, उन्हीं के आधार पर हम ये चर्चा करेंगे। हाँ, तो मकसद यही है कि इन जटिल चीजों को थोड़ा आसान बनाएं, समझें कि इन स्रोतों में क्या कहा गया है। तो शुरू करें ये खगोलीय यात्रा। जरूर जरूर। सबसे पहले तो बिग बैंग थ्योरी, ये नाम सबने सुना है। हाँ, ये आधुनिक खगोल भौतिकी की मतलब नींव है एक तरह से। जैसा कि ये जानकारी बताती है, लगभग 13.6 अरब साल पहले पूरा ब्रह्मांड एक बहुत ही घनी और गर्म अवस्था में था। एक बिंदु जैसा आप कह सकते हैं। फिर अचानक किसी अज्ञात कारण से इसमें तेजी से फैलाव शुरू हुआ। इसी को हम बिग बैंग या महाविस्फोट कहते हैं। पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये कोई पारंपरिक विस्फोट नहीं था जो किसी जगह में हुआ हो। मतलब ये कि ये खुद जगह और समय का ही फैलाव था। स्पेस और टाइम इसी के साथ बने और फैलने लगे। अच्छा, ये सोचना कि ब्रह्मांड हमेशा से ऐसा नहीं था, इसकी एक शुरुआत थी, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी उस समय। बिल्कुल। और जैसा नोट्स में है, जॉर्ज लेमेंतियर ने 1931 में इसका पहला गणितीय ढांचा दिया था। प्रारंभिक परमाणु या कॉस्मिक एग कहा था उन्होंने। लेकिन सिर्फ एक विचार से तो काम नहीं चलता है ना, सबूत चाहिए होते। सही कहा। और यहीं पर एडविन हबल का काम बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। उनके अवलोकनों ने, जैसा इन नोट्स में बताया गया है, एक चौंकाने वाली बात सामने रखी। क्या? कि लगभग सारी आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं। और सिर्फ दूर ही नहीं, बल्कि जो जितनी ज्यादा दूर है वो उतनी ही तेजी से दूर जा रही है। अरे हाँ, इसी को हबल का नियम कहते हैं। और इसका सीधा मतलब था कि ब्रह्मांड फैल रहा है। फैल रहा है, ये थोड़ा समझना मुश्किल लगता है। क्या मतलब है कि आकाशगंगाएं स्पेस में उड़ रही हैं? नहीं, ये आम धारणा है, पर स्रोत एक अच्छी मिसाल देते हैं गुब्बारे वाली। गुब्बारा? कैसे? मान लीजिए एक बिना फूला गुब्बारा है, उस पर आप कुछ डॉट्स बना दें। वो आकाशगंगाएं हैं। हाँ। अब आप गुब्बारे को फुलाइए। हाँ। तो गुब्बारे की सतह फैलेगी और वो डॉट्स एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, है ना? हाँ, सही बात है। कोई भी डॉट सेंटर में नहीं है और हर डॉट से देखने पर लगेगा कि बाकी सब उससे दूर जा रहे हैं। वैसे ही आकाशगंगाएं खुद स्पेस में नहीं उड़ रही हैं, बल्कि उनके बीच का स्पेस ही फैल रहा है। वो उन्हें एक दूसरे से दूर ले जा रहा है। वाह, ये तो बहुत बढ़िया तरीके से समझ आया। ये बिग बैंग मॉडल के लिए बहुत बड़ा सबूत था। बिल्कुल। तो ठीक है, बिग बैंग हुआ, ब्रह्मांड फैला, पदार्थ बना, लेकिन इस पूरी कहानी में हमारा घर, हमारा सौरमंडल, वो कब और कैसे बना? नोट्स कहते हैं कि ये बहुत बाद में हुआ, करीब 4.5 अरब साल पहले। जी हाँ, ब्रह्मांड की उम्र के मुकाबले सौरमंडल काफी नया है। और इसके बनने की जो सबसे मानी हुई थ्योरी है वो है नेब्यूलर परिकल्पना, जैसा हमारे स्रोत बताते हैं। नेब्यूलर परिकल्पना? हाँ, इसका क्रेडिट कांट और बाद में पियरे साइमन लाप्लास को जाता है, जिन्होंने इसे करीब 1755 में व्यवस्थित किया। नेब्यूलर मतलब नेब्यूला से जुड़ा हुआ है। नेब्यूला यानी वो गैस और धूल का बड़ा सा बादल, है ना? एकदम सही। इस थ्योरी के हिसाब से हमारा सौरमंडल गैस, ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम और धूल के कणों के एक बहुत बड़े, ठंडे, घूमते हुए बादल से शुरू हुआ। यही हमारा मूल सोलर नेब्यूला था। अच्छा। हो सकता है पास में कोई सुपरनोवा फटा हो या कोई और घटना हुई हो जिससे इस बादल में हलचल हुई। तो एक घूमता हुआ विशाल बादल ये ग्रहों और सूर्य में कैसे बदल गया? सिर्फ घूमने से तो नहीं हुआ होगा। नहीं, यही गुरुत्वाकर्षण का रोल आता है। उस हलचल के बाद, या शायद अपने आप ही, बादल में कुछ हिस्से थोड़े ज्यादा घने होने लगे। इन हिस्सों ने अपने आसपास के और पदार्थ को खींचना शुरू किया। जैसे जैसे पदार्थ खिंचकर अंदर आया, कोणीय संवेग संरक्षण नियम की वजह से बादल और तेजी से घूमने लगा। जैसे वो आइस स्केटर घूमते हुए हाथ से कोड़ लेता है। बिल्कुल वैसा ही। और तेज घूमने से वो बादल चपटा होकर एक डिस्क जैसा बन गया। प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहते हैं इसे। ठीक है। इस डिस्क के बिल्कुल केंद्र में, जहां सबसे ज्यादा पदार्थ इकट्ठा हुआ, वहां दबाव और तापमान बहुत ज्यादा बढ़ने लगे।
गुरुत्वाकर्षण इतना बढ़ गया कि पदार्थ इतना सिकुड़ा कि केंद्र का तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। लाखों डिग्री। और इसी गर्मी और दबाव से सूर्य में आग लगी होगी, मतलब वो जलना शुरू हुआ। हाँ, कह सकते हैं। यहीं पर नाभिकीय संलयन मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हुआ। केंद्र में इतने ज्यादा दबाव और तापमान पर हाइड्रोजन के परमाणु जुड़कर हीलियम बनाने लगे। अच्छा। जैसा नोट्स बताते हैं, इस प्रक्रिया में बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है, वही रोशनी और गर्मी जो सूर्य आज भी दे रहा है, और इसी से पृथ्वी पर जीवन संभव है। यह सूर्य के जन्म का पल था। कमाल है। और वो जो डिस्क घूम रही थी केंद्र के चारों तरफ, ग्रह वहीं से बने फिर? बिल्कुल, केंद्र में सूर्य बन रहा था और डिस्क के बाहरी ठंडे हिस्सों में जो धूल और गैस के कण थे वो आपस में टकराकर जुड़ने लगे। अच्छा। पहले छोटे कण बने, फिर कंकड़ जैसे, फिर पत्थर, और धीरे धीरे ये बड़े होते गए। इन्हें ग्रहाणु या प्लैनेटेसिमल कहते हैं। प्लैनेटेसिमल? हाँ, ये आपस में टकराते रहे, जुड़ते रहे, और समय के साथ इतने बड़े हो गए कि ग्रह, बौने ग्रह और शुद्ध ग्रह बन गए। अंदर के सौरमंडल में जहां गर्मी ज्यादा थी वहां चट्टानी ग्रह बने, जैसे हमारी पृथ्वी, मंगल। और बाहर? बाहर जहां ठंडा था वहां गैस और बर्फ के बड़े बड़े ग्रह बने, बृहस्पति, शनि जैसे। क्या बात है! मतलब धूल के कणों से इतने बड़े बड़े ग्रह बन गए। और इसी चक्कर में कुछ छोटे पिंड भी बने होंगे, जैसे उल्का पिंड, जिनका जिक्र नोट्स में है। मुझे हमेशा लगता था ये टूटता तारा क्या होता है। हाँ, उल्कापिंड या मीटेरॉइड्स, ये असल में अंतरिक्ष में घूमते चट्टान या धातु के टुकड़े हैं। हो सकता है ये क्षुद्र ग्रहों के टूटने से बने हों, या धूमकेतुओं के पीछे छूटे हों, या ग्रह बनते समय बचा हुआ मलबा हो। अच्छा। इनका साइज धूल के कण से लेकर छोटे एस्ट्रॉइड जितना हो सकता है। जब ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से खिंचकर हमारे वायुमंडल में घुसते हैं, तब असली चीज होती है। हवा से रगड़ खाते होंगे? बहुत ज्यादा रगड़। सोचिए, ये कई किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आ रहे होते हैं। जब ये वायुमंडल की ऊपरी परतों में घुसते हैं तो हवा का दबाव और घर्षण इन्हें बहुत तेजी से गर्म कर देता है। जैसा शोध बताते हैं, ये ज्यादातर मध्यमंडल यानी मीसोस्फीयर में होता है, जो जमीन से कोई 50 से 80 किलोमीटर ऊपर है। इस गर्मी से वो पिंड जल जाता है और रोशनी की एक चमकदार लकीर बनती है। ओह अच्छा, तो वो रोशनी की लकीर ही टूटता तारा है। जी हाँ, उसी को हम उल्का या मीटियोर कहते हैं, आम भाषा में टूटता तारा। और अगर कोई टुकड़ा पूरा जले बिना जमीन तक पहुंच जाए तो उसे उल्का पिंड या मीटियोराइट कहते हैं। तो टूटता तारा असल में तारा है ही नहीं, ये तो जलता हुआ पत्थर है अंतरिक्ष का। ये बात साफ हुई। लेकिन फिर ये धूमकेतु मतलब कॉमेट्स क्या होते हैं? नोट्स में ये उल्का पिंडों से अलग बताए गए हैं। हाँ, ये बनावट और व्यवहार दोनों में काफी अलग हैं। स्रोत उन्हें गंदे बर्फीले गोले जैसा बताते हैं। गंदे बर्फीले गोले? हाँ, मतलब वो मुख्य रूप से जमी हुई गैसों जैसे पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन और धूल के कणों का मिक्सचर होते हैं। उल्का पिंड ज्यादातर पत्थर या धातु के होते हैं, जबकि धूमकेतु बर्फीले। ये भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं, पर इनकी कक्षाएं अक्सर बहुत लंबी और अंडाकार होती हैं। ये सौरमंडल के बहुत बाहरी ठंडे इलाकों से, जैसे ऊट क्लाउड या काइपर बेल्ट से घूमते हुए सूर्य के पास आते हैं। और इनकी वो मशहूर पूंछ, वो कैसे बनती है? इसका भी जिक्र है नोट्स में। हाँ, जब धूमकेतु अपनी लंबी यात्रा में सूर्य के पास पहुंचता है तो सूरज की गर्मी से उसकी बर्फीली सतह गर्म होने लगती है। इससे बर्फ और जमी हुई गैसें सीधे भाप बनने लगती हैं। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। ये गैस और साथ में निकलने वाले धूल के कण धूमकेतु के चारों ओर एक धुंधला सा घेरा बनाते हैं, जिसे कोमा कहते हैं। कोमा? जी। फिर सूरज से निकलने वाली सौर हवा, जो चार्ज्ड कणों की धारा होती है, और सूरज की रोशनी का दबाव इस गैस और धूल को धूमकेतु से परे धकेलता है। इसी से वो चमकदार पूंछ बनती है। एक या दो पूंछें भी हो सकती हैं? हाँ, अक्सर दो होती हैं। एक गैस की जो आयनित होती है और सीधी सूरज से उल्टी दिशा में होती है। दूसरी धूल की जो थोड़ी मुड़ी हुई होती है और धूमकेतु के रास्ते पर पीछे छूटती जाती है। अरे वाह! तो पूंछ सूरज की वजह से बनती है और हमेशा सूरज से दूर होती है। ये तो मजेदार बात है। उल्का पिंड हवा में जलते हैं, धूमकेतु सूरज के पास पूंछ बनाते हैं। ये अंतर समझना जरूरी है। बिल्कुल, और दोनों ही सौरमंडल बनने के समय के बचे हुए हिस्से हैं। इनसे हमें शुरुआती सौरमंडल के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। चलिए अब थोड़ा और बड़े स्केल पर चलते हैं, तारों पर। स्रोत बताते हैं कि तारे वो विशाल खगोलीय पिंड हैं जिनमें नाभिकीय संलयन चलता रहता है, जिससे वो अपनी रोशनी और ऊर्जा बनाते हैं।
हमारा सूरज भी एक आम तारा है जी हाँ, और हमारी आकाशगंगा मिल्की वे ऐसे अरबों खरबों तारों से भरी है। सही कहा। तारे एक तरह से ब्रह्मांड के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये सिर्फ रोशनी और गर्मी ही नहीं देते, बल्कि हाइड्रोजन और हीलियम के बाद जितने भी भारी तत्व हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, लोहा, सोना, वो सब कुछ जिनसे ग्रह और जीवन बनता है, वो सब तारों में बनते हैं। हाँ, या तो तारों के अंदर, उनके कोर में, या जब वो फटते हैं, जिसे सुपरनोवा कहते हैं, तब बनते हैं। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे, जिसे हम रात में एक धुंधली सी पट्टी जैसा देखते हैं, वो असल में अरबों तारों, गैस और धूल का एक बहुत बड़ा घूमता हुआ चक्का है। और मिल्की वे अकेली नहीं है। नोट्स के मुताबिक हमारी सबसे पास वाली बड़ी स्पाइरल गैलेक्सी एंड्रोमेडा है। इसका कोई भारतीय नाम भी बताया है? जी हाँ, स्रोत में इसे देवयानी मंदाकिनी भी कहा गया है। एंड्रोमेडा हमसे लगभग 2.5 मिलियन यानी 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। 25 लाख प्रकाश वर्ष। हाँ, ये दूरी इतनी ज्यादा है कि जब हम एंड्रोमेडा को देखते हैं तो हम असल में उसे वैसा देख रहे होते हैं जैसा वो 25 लाख साल पहले था, क्योंकि उसकी रोशनी को हम तक आने में इतना वक्त लगता है। सोचकर ही अजीब लगता है ना? इस साइज में हमारी मिल्की वे से थोड़ी बड़ी या लगभग बराबर है, और इसमें भी खरबों तारे हैं। 25 लाख प्रकाश वर्ष। ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है इसका अंदाजा लगता है इससे। हम अपनी गैलेक्सी को इतना बड़ा समझते हैं, पर ये भी अनगिनत गैलेक्सीज में से बस एक है, और एंड्रोमेडा तो बस हमारी पड़ोसी है। सही कहा। यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में हमारी जगह कितनी छोटी है। वैसे एंड्रोमेडा और मिल्की वे गुरुत्वाकर्षण की वजह से एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं। सच में? हाँ, और अरबों सालों में शायद टकराकर एक और बड़ी गैलेक्सी बना लें। क्या बात है। तो आज हमने काफी लंबा सफर तय किया। हमने देखा कि कैसे लगभग 13.5 अरब साल पहले बिग बैंग से ब्रह्मांड फैलना शुरू हुआ, जिसे हबल के अवलोकनों ने पक्का किया। जी। फिर लगभग 4.5 अरब साल पहले एक घूमते हुए गैस और धूल के बादल नेबुला से लाप्लास की परिकल्पना के अनुसार हमारा सौरमंडल बना। बीच में सूरज फ्यूजन से चमकता हुआ, और चारों तरफ ग्रह, उपग्रह और छोटे पिंड जैसे उल्कापिंड और धूमकेतु। हाँ, हमने तारों को समझा, अपनी गैलेक्सी मिल्की वे और पड़ोसी देवयानी यानी एंड्रोमेडा के बारे में जाना। ये सब कितना विशाल है। बिल्कुल, और ये सारी समझ हमें अवलोकन और वैज्ञानिक सोच से मिली है। लेमेंथेयर का आइडिया, हबल का डेटा, लाप्लास की परिकल्पना, ये सब मिलकर ब्रह्मांड की एक तस्वीर बनाते हैं। हाँ, जो लगातार बेहतर हो रही है। जी, जैसे जैसे नई जानकारी मिलती है, ये तस्वीर और साफ होती जाती है। लेकिन जो मूल बातें हैं, ब्रह्मांड का फैलना, तारों में फ्यूजन, ग्रहों का बनना, ये काफी हद तक स्थापित हैं। इससे पता चलता है कि ब्रह्मांड कोई रुकी हुई चीज नहीं, बल्कि लगातार बदल रहा है, विकसित हो रहा है। तारे आज भी बन रहे हैं। हाँ, तारे आज भी बन रहे हैं, फ्यूजन चल रहा है, और ब्रह्मांड का विस्तार भी जारी है। ये सब सोच के लगता है कि हम कितना कम जानते हैं अभी भी, और कितना कुछ जानना बाकी है। निश्चित रूप से। और यहीं से एक सोचने वाली बात निकलती है, जो इन्हीं स्रोतों की जानकारी पर आधारित है। क्या? देखिए, अगर ब्रह्मांड फैल रहा है और एंड्रोमेडा हमारी सबसे करीबी बड़ी पड़ोसी गैलेक्सी है, तो जरा सोचिए, वो गैलेक्सीज जो हमसे सबसे ज्यादा दूर हैं, जिन्हें हम अपनी सबसे ताकतवर दूरबीनों से मुश्किल से देख पाते हैं, वो कैसी दिखती होंगी? उनकी रोशनी हम तक आने में 13 अरब साल से भी ज्यादा का वक्त ले चुकी है। उन्हें देखना मतलब बिग बैंग के फौरन बाद के ब्रह्मांड को देखना है। वो शुरुआती नन्हा ब्रह्मांड। हाँ, समय में पीछे देखने जैसा। बिल्कुल। वो शुरुआती संरचनाएं हमें उस वक्त के हालात के बारे में क्या बता सकती हैं? क्या वो आज की गैलेक्सीज जैसी ही हैं, या उनमें कुछ ऐसा है जो हमें ब्रह्मांड के बनने और बढ़ने की कहानी के छुपे हुए पन्ने खोल कर दे सकता है? इस पर सोचना हमें अपनी जड़ों के, अपनी शुरुआत के और करीब ले जाता है ना।